फेडरल बोर्ड बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर का पास्ट पेपर आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और ये पास्ट पेपर 2019 का है। तो आज की वीडियो में हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने इसी पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था जिसके 17 मार्क्स थे। तो अगर हम बात करें सेक्शन बी के तो इसके 21 मार्क्स हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आंसर एनी 7 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन 10 क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपने 7 क्वेश्चंस या 7 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो इन 10 पार्ट्स में से कोई से भी 7 पार्ट्स सॉल्व करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये सारे यानी ये सारे जो 10 पार्ट्स हैं ये सॉल्व करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि सबसे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 डिजीजेस इन ह्यूमन कॉज्ड बाय फंजाई। यानी हमने 3 ह्यूमन डिजीजेस के बारे में ब्रीफली यानी शॉर्टली बताना है जो कि फंजाई की वजह से होती हैं। तो हम अपनी आंसर शीट की तरफ जाते हैं। तो आंसर शीट के टॉप पे हम लिखेंगे सेक्शन बी और नीचे इसका लिखेंगे पार्ट 1 क्योंकि यहाँ पे हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो जो पार्ट 1 का क्वेश्चन था वो हमने रीड आउट कर लिया था। अब हम इन 3 डिजीजेस को ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहली डिजीज है एथलीट्स फुट। तो एथलीट्स फुट के सिम्टम्स देख लेते हैं कि अलामात क्या होती हैं। स्केली रेड रैश। स्केली का मतलब होता है लेयर सी बन जाती है लाल कलर की स्किन के ऊपर, यानी रैशेज हो जाते हैं या रगड़ सी जैसे पैदा होती है उस तरह के निशान पड़ जाते हैं। द रैश टिपिकली बिगेन्स इन बिटवीन द टोज। टोज कहते हैं पाँव की उंगलियां। Itching is often the worst right after one take off your shoes. Sorry, इस लाइन को दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। Itching is often the worst right after one take off shoes and socks. यानी जब एक बंदा शूज और जो सॉक्स होती हैं जुराबें वो उतारता है तो ये इचिंग खारिश की सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, बदतरीन हो जाती है। प्रिवेंशन की बात करते हैं। बचाव कैसे मुमकिन है एथलीट्स फुट से? कीप योर फीट ड्राई। पाँव को खुश्क रखना है स्पेशली बिटवीन टोज। चेंज सॉक्स रेगुलरली। जुराबें चेंज करनी है रेगुलरली। वेयर लाइट वेल वेंटिलेटेड शूज। हवादार जूतों का इस्तेमाल करना है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड डिजीज की तरफ जो कि है रिंग वर्म। तो रिंग वर्म के सिम्टम्स क्या है? रिंग वर्म में इची स्किन हो जाती है यानी स्किन पे खारिश होती है। रेड स्केली और क्रैक्ड स्किन। क्रैक्ड का क्या मतलब होता है? फटी हुई स्किन यानी जिल्द फट जाती है। ए रिंग शेप्ड रैश यानी स्किन के ऊपर या जिल्द के ऊपर जो धब्बा सा पड़ता है या जैसे रगड़ सी लगती है तो वो रिंग शेप होती है, गोल सी होती है। इसके अलावा इफेक्टेड एरिया पे बाल खत्म हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन क्या है? इसकी प्रिवेंशन में है क्लीनलीनेस यानी सफाई का ख्याल करना, हाथों को धोना। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, जिम वगैरह हैं या लॉकर रूम्स हैं उनको साफ रखना। इसके अलावा स्टे कूल एंड ड्राई। डोंट वेयर थिक क्लॉथिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन वार्म यानी गर्मी में बहुत ज्यादा थिक मोटे कपड़े नहीं पहनने। इसके अलावा ह्यूमिड नमी वाली कंडीशन में भी नहीं पहनने। और वेदर कहते हैं मौसम को, यानी जो नमी वाला मौसम होता है उसमें गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अवॉइड इन्फेक्टेड एनिमल्स। इफ यू हैव पेट्स, अगर आपके पास पालतू जानवर हैं और अदर एनिमल्स, आस्क योर वेटनेरियन टू चेक द एनिमल्स फॉर रिंग वर्म यानी उनको भी रिंग वर्म की कंडीशन बीमारी है कि नहीं तो उसको वेटनेरियन जो कि एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको दिखाना है। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स। अपने कपड़े और टॉवल वगैरह, तौलिया वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना। तीसरी डिजीज की तरफ जाते हैं जो कि है हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो इसके सिम्टम्स या अलामात क्या हैं? फीवर, बुखार, हेडेक, सर में दर्द, ड्राई कफ, खुश्क खांसी, फटीग, थकन का एहसास होना। प्रिवेंशन क्या है इसकी? अवॉइड एक्सपोजर। एक्सपोजर कहते हैं किसी चीज को खुला रखना। अवॉइड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट माइट एक्सपोज यू टू द फंगस यानी वो चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुला नहीं रखना ताकि उसको फंगस ना लग सके। स्प्रे कंटेमिनेटेड सर्फेसिस। जो सर्फेसिस या जो सतह हमें गंदी लगती हैं उनको स्प्रे करना चाहिए ताकि फंगस वगैरह ग्रो ना कर सके। वेयर आर रेस्पिरेटरी मास्क। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने तीनों डिजीजेस का जिक्र किया। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी कहा जाता है, उसकी वजूहात, अलामात और प्रिवेंशन, बचाव के बारे में बताना है। तो हम दोबारा से अपनी आंसर शीट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के सबसे पहले सिम्टम्स लिखते हैं। सिम्टम क्या है? परसिस्टेंट कफ यानी लंबे अरसे के लिए खांसी, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट भूख को कहते हैं, वेट वजन को कहते हैं, फीवर बुखार, नाइट स्वेट्स रात को पसीना आना, स्वेट पसीना। कॉज क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कॉज टीबी। दे कैन स्प्रेड थ्रू एयर इन ड्रॉपलेट्स यानी वो एयर के थ्रू ये बीमारी फैल सकती है। जब ऐसा पर्सन जिसको टीबी है वो हवा में जब छींकता है या खांसता है, स्नीज कहते हैं छींकने को, कफ कहते हैं खांसने को, तो ये बीमारी फैल सकती है। प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन क्या है? अगर ये अलामात जाहिर हों तो जल्द अज जल्द इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज करवाना चाहिए। स्टेइंग अवे फ्रॉम अदर पीपल अंटिल देयर इज नो लॉन्गर अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी जिन लोगों में ये बीमारी हो तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक उनको ये बीमारी यानी इन्फेक्शन खत्म ना हो जाए। वेयरिंग ए मास्क, मास्क पहनना चाहिए। कवरिंग द माउथ, मुंह को ढांपना चाहिए। एंड वेंटिलेटिंग द रूम्स, और कमरों को हवादार बनाना चाहिए। तो इस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यानी सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। हाउ आर रेड एल्गी एंड डायाटॉम्स इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। रेड एल्गी और डायाटॉम्स ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए कैसे अहम हैं? तो इसके लिए हम आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले रेड एल्गी की इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो एल्गी प्रोवाइड नेचुरल फूड फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए खुराक का काम करती है, और इन्हीं फिश को ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। एगर आर एगर अ जेली, यानी कि रेड एल्गी से एक जेली सी निकलती है जिसे एगर कहा जाता है। उसको इस्तेमाल किया जाता है पुडिंग्स वगैरह बनाने में, यानी एक स्वीट डिश है जिसे पुडिंग कहते हैं। और डेयरी टॉपिंग्स यानी जो दूध से बनी अशिया होती हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेड एल्गी हजारों सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का जरिया हैं। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स हैं। हमारी खुराक में शामिल जो फाइबर्स होते हैं जो कि मुतवाजन ग़िज़ा का हिस्सा हैं, तो वो रेड एल्गी से भी हम हासिल कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। बूस्ट कहते हैं बढ़ाने को, यानी ये हमारा जो इम्यून सिस्टम, जो दिफाई निज़ाम है, उसको मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ डायाटॉम्स। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा जब डायाटॉम्स की डेथ हो जाती है उनके फॉसिल्स बन जाते हैं, और जब वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस ऐसी अर्थ को कहते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। तो इस तरह की जो अर्थ होती है या जो सॉइल होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर, खाद के तौर पे, और इंसेक्टिसाइड के तौर पे यानी कीड़े मार अद्वियात के तौर पे। इसके अलावा इस अर्थ को इस्तेमाल किया जाता है एब्रेसिव के तौर पे। एब्रेसिव का मतलब होता है रगड़ने का अमल, और जब इसको पाउडर किया जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की जो सतहें होती हैं उनको प्रॉपर शेप वगैरह देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एन एब्रेसिव। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट क्या है? डिफाइन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को डिफाइन करना है। ऑल्सो राइट अबाउट रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और नॉन रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में भी बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है। इज अ टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिट कहते हैं रोकने को या कम करने को। वेयर द इनहिबिटर, यहाँ पे जो सब्सटेंस जो कम करता है स्पीड को, रिड्यूसेस कम करता है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को, एंड बाइंड और जुड़ जाता है इक्वली वेल टू द एंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ, वेदर आर नॉट इट हैज ऑलरेडी बाउंड टू द सबस्ट्रेट। ये एंजाइम के साथ बाउंड कर लेता है, चाहे ये जो दूसरी सरफेस है सबस्ट्रेट जो है उसके साथ बाउंड करे न करे। तो इस तरह के जो इनहिबिशन होती है उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? दीज सब्सटेंसेस डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का एक पार्ट होता है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, तो ये उसके साथ बाइंड यानी उसके साथ जाके अटैच नहीं होते या जुड़ते नहीं हैं, बट रादर लेकिन इसकी बजाय टू द अदर पार्ट्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिव साइट की बजाय किसी और हिस्से के साथ जाके जुड़ जाते हैं। इन डूइंग सो दे मे चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ द एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट की जो ग्रुप की अरेंजमेंट होती है उसको ये क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं।
और इसके बाद क्या करते हैं, पॉसिबली इनएक्टिवेट इट, यानी एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट कहते हैं हरकत को रोकना, यानी एंजाइम जो एक्टिविटी कर रहा होता है उसको रोक देता है। तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट क्या है, हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम की जो कंसंट्रेशन होती है, जो मिकदार होती है, वो कैसे एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करती है या उस पर असरअंदाज होती है। तो दोबारा से आंसर शीट की तरफ जाते हैं तो आंसर देख लेते हैं कि क्या है। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन यानी एंजाइम की मिकदार जब हम इंक्रीज करते हैं, ज्यादा करते हैं, विल स्पीड अप द रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें के एंजाइम ऐड किए होते हैं और वो रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसको तेज करेगा एंजाइम। तो एंजाइम की जब मिकदार ज्यादा करेंगे तो वो उसकी स्पीड को तेज करेगा। एज लॉन्ग, तब तक, एज देयर इज सबस्ट्रेट अवेलेबल टू बाइंड टू, यानी जब तक वो चीज जिसके साथ एंजाइम ने एक्ट करना है या जो सतह होती है या जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसके साथ एंजाइम बाइंड करता है, उसको स्पीड अप करने के लिए जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल है तब तक रिएक्शन तेज होगा। वंस ऑल ऑफ द सबस्ट्रेट इज बाउंड, एक दफा जब सारा सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है, द रिएक्शन विल नो लॉन्गर स्पीड अप, तो अब जो रिएक्शन है वो मजीद तेज नहीं होगा। सिंस देयर विल बी नथिंग फॉर एडिशनल एंजाइम टू बाइंड टू, क्योंकि अब कोई चीज एडिशनल यानी ज्यादा या इजाफी नहीं है जिसके साथ एंजाइम बाइंड करे। तो इस तरह से जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है तब तक एंजाइम कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है राइट एनी 3 यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्किया। तो यहाँ पे हम आंसर शीट की तरफ आते हैं और इसके 3 फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो आर्किया छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की तरह होते हैं, लेकिन इनको बैक्टीरिया के ग्रुप में नहीं रखा जाता। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर या फीचर क्या है, यूनिक आर्किया। यूनिक कहते हैं अनोखी सी चीज, यानी कोई अनयूजुअल सी चीज। तो यूनिक आर्किया कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात इंक्लूड देयर एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा गर्म, हॉट गर्म को कहते हैं, और केमिकली एग्रेसिव एनवायरमेंट, यानी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्सफुल केमिकल्स हों या सख्त केमिकल्स हों, वहां पे भी ये जिंदा रह सकता है। एंड दे कैन बी फाउंड अक्रॉस द अर्थ, यानी पूरी जो जमीन है जहां जहां पे बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, वहां वहां आर्किया भी रह सकता है। नंबर 2, आर्किया यूज मोर एनर्जी सोर्सेज देन यूकैरियोट्स। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, उसके मुकाबले में आर्किया ज्यादा एनर्जी के जराए इस्तेमाल कर सकता है। दीज रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इस रेंज में शामिल हैं, जैसे कि शुगर्स हैं, अमोनिया है, मेटल आयंस है और हाइड्रोजन गैस। तो इन सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं आर्किया। तीसरा कैरेक्टर क्या है, सॉल्ट टॉलरेंस आर्किया, जिसे हेलो आर्किया कहते हैं। वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के जरिए के तौर पे, और जो कुछ दूसरी स्पीशीज होती हैं आर्किया की, वो फिक्स करते हैं कार्बन को। लेकिन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया से एक बात जो है वो डिफरेंट है आर्किया की, वो ये है कि नो नॉन स्पीशीज ऑफ आर्किया डज बोथ, यानी कि ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं वो एक ही आर्किया नहीं कर सकती। यानी कुछ आर्किया की स्पीशीज जो हैं वो सॉल्ट टॉलरेंस होती हैं जो कि सनलाइट को इस्तेमाल करती हैं, कुछ जो हैं वो कार्बन को इस्तेमाल करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये 6th पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 7th पार्ट देखते हैं, गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के दरमियान 3 फर्क या डिफरेंसेस बताने हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है, सर्व एज मैसेंजर, पैगाम रसानी का काम करता है बिटवीन जीन्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और जीन्स के दरमियान मैसेंजर या पैगाम रसां का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसका काम है ट्रांसफर करना, कैरीज स्पेसिफाइड अमाइनो एसिड्स इनटू द राइबोसोम्स। ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स की तरफ लेके जाता है अब खास किस्म के अमाइनो एसिड्स को, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, यानी प्रोटीन बन सके। दूसरा डिफरेंस क्या है, मैसेंजर आरएनए कैरीज अ कोडॉन सीक्वेंस, मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक कोडॉन सीक्वेंस होता है या कोडॉन सीक्वेंस को ये कैरी करता है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन सीक्वेंस ऑफ जीन,
यानी जीन के ऊपर जो सीक्वेंस होता है, जो तरतीब होती है, और इसके ऊपर जो तरतीब होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे से जब वो आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल एडेनिन के सामने थायामीन आएगा, गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, तो इस तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए कैरीज एन एंटी कोडॉन। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कोडॉन नहीं बल्कि एंटी कोडॉन होता है, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन मैसेंजर आरएनए, जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि मैसेंजर आरएनए इज अ लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, यानी ये लंबा सा एक ही स्ट्रैंड वाला मॉलिक्यूल होता है, और जो ट्रांसफर आरएनए है वो एल शेप्ड होता है, यानी एल का जो लेटर है उसकी तरह का होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 7th पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? इनलिस्ट एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? खास किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, तो इनके स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बताना है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन उनकी जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, तो इसको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे हमने मोनोसेकेराइड्स के स्टीरियो आइसोमर्स का बताना है। एक इनमें है ट्राइकीटोज, जिसके अंदर कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर या जिसे कायरल सेंटर भी कहते हैं, तो इनमें वो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होता। कायरल सेंटर क्या होता है कि सेंटर में एक एटम होता है, उसके इर्द गिर्द ग्रुप्स इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। तो ट्राइकीटोज देयरफॉर एग्जिस्ट्स, इसलिए ये रहते हैं एज ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर। नेक्स्ट है ट्रायोज। द एल्डोज हैज 1 कायरल कार्बन। ट्रायोज में एल्डोज की एग्जाम्पल ली हुई है कि इसमें एक कायरल कार्बन होता है, देयरफॉर इट एग्जिस्ट एज 2 स्टीरियो आइसोमर्स हुज मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यानी जिनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत मुशाबिहत रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है यानी सेकंड लास्ट पार्ट है डिफाइन। ए इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, सी रेजोल्यूशन। तो आंसर शीट की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सा प्रोसेस है? अ मेथड यूज्ड इन क्लिनिकल एंड रिसर्च लेबोरेटरीज, यानी जो कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज और रिसर्च लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है फॉर सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जिसमें के मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाता है उनके साइज यानी वॉल्यूम के और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिहाज से वो अलग होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए मीडियम यानी जहां पे मॉलिक्यूल्स रखे जाते हैं, यानी जिन मॉलिक्यूल्स को हमने अलग करना होता है उनको एक खास किस्म के एनवायरनमेंट में या माहौल में रखा जाता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है, तो वहां पे मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हर मॉलिक्यूल जो होता है, ईच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल, वो मूव करता है या सफर करता है थ्रू द मीडियम। इस जो ये सोर्स होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को रखा जाता है, कोई सोल्यूशन वगैरह होगा तो वो ट्रेवल करते हैं, वो मूव करते हैं एट डिफरेंट रेट, यानी मुख्तलिफ स्पीड से वो मूव करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मॉलिक्यूलर साइज। वो अपने साइज और चार्ज के लिहाज से मुख्तलिफ स्पीड से मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इज अ मेथड टू मेजर, मापने के लिए या नापने के लिए इस्तेमाल होता है कि हाउ मच ए केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट, कि एक जो केमिकल सब्सटेंस है वो कितनी अमाउंट में, कितनी मिकदार में लाइट को जज्ब करता है। बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो कैसे यहाँ पे ये सिस्टम होता है या ये प्रोसेस होता है कि मेजर की जाती है लाइट की शिद्दत, रोशनी की शिद्दत को एज अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू द सैंपल सोल्यूशन, यानी जो सैंपल सोल्यूशन होता है जिसके अंदर से लाइट गुजरती है तो उस लाइट की शिद्दत को नापा जाता है और इस तरीके को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट, बुनियादी इसका जो प्रिंसिपल या उसूल है वो ये है कि हर जो कंपाउंड होता है वो एब्जॉर्ब करता है, वो या तो जज्ब करता है या ट्रांसमिट कर देता है लाइट को, यानी रोशनी को मुंतकिल कर देता है ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिहाज से या उसको जज्ब कर देगा या उसको ट्रांसमिट कर देगा। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है, रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस या ऐसा तरीका और कैपेबिलिटी वैसे काबिलियत को कहते हैं ऑफ मेकिंग डिस्टिंग्विशेबल, जो कि फर्क कर सके, एक ऐसा प्रोसेस उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। तो डिस्टिंग्विश किस चीज को करे? द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज के
इंडिविजुअल हर एक सिंगल हिस्से को एक हिस्से को डिस्टिंग्विश किया जा सके, जिस मेथड से उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। क्लोजली एडजेसेंट ऑप्टिकल इमेजेस आर सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑप्टिकल इमेज को, इमेज किसे कहते हैं, अक्स को या तस्वीर को या सोर्सेज ऑफ लाइट को जब डिस्टिंग्विश करे जो मेथड, उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, डिफाइन ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या है, हाउ आर लाइसोसोम्स इन्वॉल्व्ड इन इट, यानी ऑटोफेगी में लाइसोसोम्स का क्या रोल है। तो ऑटोफेगी किसे कहते हैं, ऑटोफेगी इज अ नेचुरल रेगुलेटेड मैकेनिज्म, यानी ये एक कुदरती और बाकायदा मैकेनिज्म अमल है ऑफ द सेल में दैट रिमूव्स अननेसेसरी, जो गैर जरूरी कंपोनेंट्स को रिमूव करता है, हटा देता है। ऑटोफेगी इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल्स, यानी ये सेल का ऐसा प्रोसेस है जो कि तोड़ फोड़ का काम करता है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको तोड़ फोड़ कर देता है। दैट डिलीवर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनेलीज। तो इसके बाद क्या होता है कि सेल्स के अंदर जब तोड़ फोड़ हो जाती है तो सेल की एक ऑर्गेनेली है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर इधर इसको एंटर कर दिया जाता है उस टूटे फूटे जो मटीरियल होता है उसको, ताकि वो उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर सके। लाइसोसोम आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज। लाइसोसोम खास ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि ब्रेकअप करती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की तोड़फोड़ करके अलाउइंग द सेल टू रीयूज द मटेरियल, तो इन्हीं मटेरियल्स को सेल के दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना देता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो आज हमने फेडरल बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पास्ट पेपर 2019 सॉल्व किया और इसमें हमने सेक्शन बी सॉल्व किया।